साहित्य निधि में प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु जी के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के पहले खंड का भाग 2। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोशी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पानी के हिलोर से हांडी हिली और उसमें एक ढोढ़ा सर्प गर्दन निकालकर फौं फौं करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वो हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वो दिन काट लेती थी। उस दिन जब उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वो आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वो सितार के झलार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मजला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वो सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वो पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वो हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था, विजया का आशीर्वाद लेकर। भेजने वाली थी श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही कोशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वो हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता है, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मजला पुत्र बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वो पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वो कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वो हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वो पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप? जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था,
मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सहरसा का वो हिस्सा जहाँ हर साल कोशी का तांडव नृत्य होता है, और ये है पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल नृत्य की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत के तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं ये रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में एक खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। और जिस दिन प्रशांत कुमार आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया है? तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारी। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुँचते ही पत्र देना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वो 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर हैं, मगर समय पर खाने पीने से देह पर कितना खराब असर हो जाता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। ये एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है, वही मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौओं को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गहड़ियाँ भी किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है? डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र? यही 16-17 साल समझ लीजिए, जरा जल्दी। चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हों, ब्राइट। पेट? कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ाती है। युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू लड़ लगा कर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं माँ। अरे बाप। अच्छा, सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगा।
ठीक है, अब कैसी हैं? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा? दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पाऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा? सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती हैं। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है? बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोत खींची से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूंक भी करवा कर रखा है। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए, मीठी दवा, कार्बेनेटिन मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ से कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से, लड़कइयाँ से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डाकदर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, डाकदर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर। रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया है, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक दान पान के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर। आखिर में एक पचवरिया कैद को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती हैं कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए डाकदर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक? खाएंगी क्या? अभी अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। कौन, रामदेल? क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहिन है कि डाकदर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, वो बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वो अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई? सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगा था? हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ ला कर दो। रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायके हम ना बिहाय अपन गौरा के, जो बुढ़वा होत जमाएगे माई। ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम ना बिहाय अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। वो आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है। हाँ, डर लगता है तो तुमको क्या? तुमको तो मज़ा मिलता है ना। मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए, मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके? या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो?
तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो मैं पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां उलट कर देखो, मेरी पीठ पर आला लगा कर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। मैं मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था, मीठी दवा चाहिए क्या? मैं नहीं विश्वास करती, डॉक्टर ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है। डॉक्टर खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है। बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है। लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ससुराल फारबिसगंज में है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बैस्कोप देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशुमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, माँ, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना, दवा पी लो। मैं तुम्हारी किताबें बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। ऐसे तो तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से? माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। माँ ठठाकर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़कर निकालती है तू। अच्छा ठहर, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली कमला तहसीलदार साहब की बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री, सत्यवान, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजती है। ओम शिव शंकर सुखकर नाथ वरदायक महादेव, महादेव मिट्टी का महादेव। माँ चुप करो। कमली माँ से लिपट कर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पाल कर क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन? सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, मैं पगली हूँ। दीदी, तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमला तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली कौन बना रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतक्का और इनकिलास जिंदा बाग करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस? कैसा बेकफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा? बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो चलो पुरैनिया चलो। भुरुकवा उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार, काली माए की जय। जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ही महात्मा की जय। जय जय। फार, पेड़, घोंसले में सोए पंछी पंख फड़फड़ा कर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी एक दो हरियल तो मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो, बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अजी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबों का देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कौड़ी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है, 4 कौड़ी 10 मर्द। मातबर लोग कहे जाएगा, मातबर लोग तो हमेशा गदारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गदारी गदारी गदारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को हुई 2 गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ,
आओ बीरो मरद बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मोमेंट के समय जेहल में सुना था। जिंदगी है किरांती की, किरांती में लुटाए जा। लेकिन ये तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाना है, पुराना गीत ही ठीक है, आओ बीरो मरद बनो। आज बालदेव जी खुद गाते हैं, सुनरा भी गीत का आखिर धरता है। तंत्रमा टोली के मंगलू तत्मा को कपकपी लग जाती है। जेहल, अरे बाप, ये लोग जेहल जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वो आज भी नहीं भूला है। 4 हौदा अर्थात हौज पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वो पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता और नज़र बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती चिनकी चिनकल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो? आग। गांव के बच्चे आज भी बुझावल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिनके हाथ में गन्ही महात्मा का झंडा रहता है, उसको गाट बाबू, चिकेहर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही है काली पुल। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगा भिगा कर पीटा था। पानी में डुबा देता था, सिर को हाथ से गोते रहता था, दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। ये है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू अर्थात बच्चा है। जेहल, यही है जेहल। जेहल नहीं ससुराल। यार, हम ब्याह करने को जाएंगे, आओ बीरों जेल भरो। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकिलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा। इनकिलाब बोलता है, मतलब भी समझता है या? झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है राम किसून आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं, यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण लारा लगाएगा, इनकिलाब। तब तुम सब एक साथ कहना, जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा, अंग्रेजी राज, तुम लोग कहना नाश हो। हाँ, लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोड़ लगाकर चिल्लाता है, इनकिलाब, नाश हो, जिंदा नाश। ठहरो ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ, चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें तब तो। 2 महीने में ही इतने गांवों को अकेले ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवन्निया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले ही से आप कहते हैं, आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी भी बैठे हैं। अरे वो कौन है? बोना, 1.5 हाथ का आदमी, देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूछ देखो, बोली कितनी भारी है। धुधक्का मतलब लाउड स्पीकर में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है। किसी की बोली समझ में नहीं आती है। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान, आज़ादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मोच वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते। माथा की टोपी थी लब्बड़ जब्बड़। उस बार गांव के दरोगा साहब आए थे, देखा था, सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। ये कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, ये राजेंद्र बाबू थे।
सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? दिसवा के खातिर मजरू लहक भइले फकिरवा हो, दीन भइले रजिन्नर प्रसाद देशवासियों। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह जमीन माल मवेशी गंवा कर फकीर हो गए। आहा हा। आजकल मैं मिस्टर साहब से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया है, सबों को जलपान करा देना। जय जय, चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है? नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव? ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में जितने आदमी थे सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? प्रभावित माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं, अंध भक्त तो नहीं। जी, अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो। ठीक है, अच्छी बात। आपने सारी बात समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले जाइए। कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको राम बल्ली जी। जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये हैं कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कॉमरेड कालीचरण और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेज पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बस बालदेव है एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगें, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसका कोई हिंसा बात कहकर रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कामरेड राजबल्ली जी का कुछ सोचने में समय नहीं लगता है। बस तोतलाते में कुछ देरी लगी तो लगे अरे कामरेड, उससे साफ लप लप लफ्ज़ों में कह दीजिए कि 42 के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज गद्दी नसीब नहीं होती। उससे साफ लप लप लफ्ज़ों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। ये ले जाइए डायलेक्टिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। समाजवादी क्यों? 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए। इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है ना? आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्ति आए हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खवास, चिलमची, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वो जिस मठ पर जाता है, वहाँ के महंत और अधिकारी को छट्टी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल कि सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो, इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े। तेरी जात को मच्छर काटे, हरामजादी रंडी। तय समझती क्या है री? दुनिया को तय अंधा समझती है? बोल, लाल मिर्च की बुकनी डाल दूं? छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है? तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं? बोल, साली कुत्ती। साधु का रगत बहाती है और बाबू लोगों के मुंह चटवाती है। दूं अभी तेरे गाल पर चाटा। हट जा यहाँ से, कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वो तो आशीर्वाद है। वो नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासन का अपराध।
रामदास की तो खड़ाऊं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे। आ इधर, तुझको खड़ाऊं से टीका दे दूं महंती का। तेरी बहन को खटाक, तेरी माँ को खटाक। घसियारे का बच्चा, जा लक्कड़ लाकर धूने में डाल। लड़सिंह दास खुश है, इसीलिए तो अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बात सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है लड़सिंह दास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वो महंत सेवादास का चेला है कहीं लिखा हुआ? कोई वील है? पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखैलिन बनाया था। सेवादास नहीं है, अब तू अपना रास्ता देख। साहेब की जो मर्जी। साहेब की मर्जी? नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं। खाली पैर, खड़ाऊं तो खटखट करेगी। हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रमदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा। बाबा का गांजा मार कर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं, 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है? सरकार, आधी रात में गांजा? चुप हरामजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। ये साला रमदसवा कोढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? खट खटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़कर मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मच्छिंद्र नाथ की। लड़सिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी। तुमको मठ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता। शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली ना जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला में कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे हैं हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे हैं। सारी बात सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं। वे जो करेंगे वही होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है। किसी के धर्म में नाक घुसाना ठीक नहीं है। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है। डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खेलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी। जाने बालदेव जी, सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ? दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा? लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है। काली बाबू, ऐसी खराब खराब गाली। उफ, सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए। बालदेव जी क्या करेंगे? ये तो बुर्जुआ है, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक बलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक वैसी ही। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेवकान शामियाने में बैठे हैं। लड़सिंह दास ने सिर को जुल्फी छिलवा ली है। अधकट्टी मुझ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं, मोछ बदरा। सफ़ेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है, जमीन पर। रामदास के सारे देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए? सभी साधु सती, सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लड़सिंह दास चेले गोवर्धन दास मोथवा जात बैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है। सतगुरु हो। तय चुप रहे हरामजादी। चुप रहती है या लगाऊं डंडा? नागा बाबा चिल्लाते हैं। तय चुप।
जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने दस्तखत कर दिया। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चिल्ला के मरा है। आप क्यों गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण, बालदेव जी मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण खिलावन डांटते हैं, लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसाबाद कहे या अनशन करे, वो भी भागन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका ना देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादे ने जमीन दान दी है, ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे। चुप साले कुत्ते के बच्चे, अभी कुलाड़े से तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछल कर खड़ा होता है। पकड़ो शैतान को, कामरेड सुंदर चिल्लाता है। भागने न पावे, मारो। ले ले, पकड़ पकड़, मार मार। हो रुको। ए वासुदेव, ए सुंदर, ए। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं। गांजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नुचवा कर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा, दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं। भौं भौं भौं। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंध दास तो चार चांटे में ही चेंबौल जाते हैं। नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको। छोड़ दो, कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर महंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ, हम तो सदगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सूरत हाल। ले आओ चादर, दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पे पड़ते ही सारी देह की जलन मिट गई। सतगुरु हो, सतगुरु हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन छोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू। बालदेव जी उलट कर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसाबाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। काली बाबू, तुम देवता हो। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है, कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वो 5 हाथ ज़्यादा दूरी पर खड़ा है। हठात सभी रोगी एक ओर हट जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती हैं। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई हैं। डॉक्टर उलट कर देखता है। एक अधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए क्या है? डॉक्टर बाबू, ये मेरा नाती है, बस यही एक नाती। मेरी आंखों का जोत है ये। 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा लीजिए डॉक्टर बाबू, ये नहीं बचेगा। घबराइए नहीं, इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेट दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर की टेबल को घेर लेता है। चिचाए की माँ कहती है, पार्वती की माँ थी, डाइन है। 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर, देवरानी, बेटा, बेटी, सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफ़ेद बालों के घुंघराले लट, होंठों की लाली ज्यों की त्यों है।
ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेखा निकलकर नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंत पंक्तियाँ। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, लेकिन लोग इसे डाइन कहते हैं। आश्चर्य। कहाँ रहती है? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास। बैस बनिया है। कितना ओझागुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया पर्व अर्थात जीताष्टमी की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी से जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है। गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। ऐसा झरका बाण अर्थात अग्निबाण मारा कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। रात को तंत्रमा टोली में सहदेव भिसर पकड़े गए। ये सब खलासी की करतूत है। ऊपरी आदमी अर्थात परदेसी के सिवा ऐसा जाल फरेब गांव का और कौन कर सकता है। पुश्त पुश्तैनी से बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय शाम को ही जनों अर्थात मजदूरों को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले खेत पर मजदूरों को पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए सभी बड़े किसान शाम को या रात को ही अपने अपने जनों को कह आते हैं। तंत्रमा टोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ है, तभी से नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। देखा देखी दूसरे टोले में भी नियम कानून पंचायत और बंदिश हो गई है। बेचारे सहदेव मिसर को रात भर तंत्रमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? जिसके घर में घुसा उसकी भी तो नींद नहीं खुली। माँ बाप को आहट भी नहीं मिली और उसका कुत्ता भी नहीं भूखा। गांव के लोग को बेतार से खबर मिल गई। ये खलासी की बदमाशी है। यही हालत रही तो छोटे लोगों के टोले में जन के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ कौन सी तोहमत लग जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर कहती है। जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुलीं। सहदेव मिसर के पास महंगू दास के अंगूठे की टीप है, सादा कागज पर। महंगू की टीक अर्थात चुटिया सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गायें और चारों बाछें कल ही खूंटे से खोल कर ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया है। एक आदमी की मजदूरी से तो एक आदमी का पेट नहीं भरता है। लेकिन अब फुलिया के हाथ में ही सहदेव मिसर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ कि सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसके बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए हैं। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी हैं। बालदेव जी भी हैं। कालीचरण बिना बुलाए ही आया है। सिंह जी अकेले ही जिरे बहस कर रहे हैं। तहसीलदार साहब रहते तो थोड़ी सहूलियत होती सिंह जी को। बात पूछने पर 1 घंटे में तो जवाब मिलता है। हाँ, जब आंगन में हल्ला होने लगा तब तुम्हारी नींद खुली। सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव मालिक को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा, तुम बैठो। कहाँ सहदेव मिसर? अब आप बताइए कि महंगू दास के वहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ, लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल गेहूं चर रहा है, इसीलिए महंगू को जगाने गया था। क्यों? कमला किनारे वाली जमीन का पहरा करने के लिए महंगू दास को ही दिया है? अच्छा, तब जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया। महंगू दास को जगाकर जैसे ही हम उसके आंगन से निकल रहे थे कि रविया, सोनमा, तेतरा और नक्छदिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुरा कर ख़त्म कर दिया। अच्छा, आप बैठ जाइए। कहाँ महंगू? जी सरकार। महंगू बूढ़ा हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सहदेव मिसर ने तुमको जाकर जगाया था? जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है?
पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रबिया और सोनमा पार्टी का मेंबर हैं। ये तो पंचायत नहीं, मुंह देखी है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? सिंह जी, जरा हमको भी कुछ पूछने दीजिए। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गईं। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए। लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक जी ने पाकट टटोल कर देख लिया। सीटी लाना भूल तो नहीं गए हैं? जोत बीजी ऐतराज करते हैं, कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि पंचायत के कितने लोग हमको पंच मानते हैं और कितने लोग नहीं। एक आदमी के चाहने और न चाहने से क्या होता है? अच्छा पंच परमेश्वर, क्या हमको इस पंचायत में बैठने, बोलने और राय देने का हक नहीं? क्या हम इस गांव के बासिंदे नहीं? कालीचरण खड़ा होकर कहता है, यदि आप लोग हमको पंच मानते हैं तो हाथ उठाइए। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर में मानो अरना भैंसा अर्थात जंगली भैंसा के सींग जम गए। सैकड़ों हाथ उठ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5 105। बालदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो लोग हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 15। सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता है। खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए? जोत खीजी के लड़के नाम लरैन ने भी कलिया के पक्ष में ही हाथ उठाया है। फुलिया, कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती है। देखो, ये पंचायत है। पंचायत में परमेश्वर रहते हैं। पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? फुलिया चुप। बोलो। सहदेव मिसर हमारे घर में घुसे थे, तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? फुलिया मौन। बोलो, डरने की कोई बात नहीं। बाबा के डर से। बाबा के डर से? हाँ, बाबा सहदेव मिसर का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ। महंगू। महंगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा होता है। क्या बात है? महंगू चुप। फुलिया जो कहती है ठीक है। महंगू फिर चुप। डरो मत, जो बात है बताओ। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पत्ता नहीं झुरता है? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों दोख देते हैं? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मैं तुमसे पूछता हूँ। पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। जोत खीजी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी हैं। जोतखी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। जोतखी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है। वासुदेव चिल्लाकर कहता है, कौन नहीं जानता कि जोत खीजी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत करता है। चुप रहो, शांति शांति। टू टू टू। संयोजक जी सीटी फूंकते हैं। 1 दर्जन से भी ज़्यादा नौजवान राजपूत टोली के हाथ में लाठी लेकर दौड़े आए और पंचायत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया है तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाना चाहते हैं? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब ये पंचायत नहीं हो सकती। पार्टी बंदी से कहीं इंसाफ होता है? सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते हैं। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी को और राजपूत टोली के पंचों को चारों ओर से घेरे में लेकर फौजी कवायद करते हुए चले जाते हैं। जोत खीजी के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भी चूहेदानी में फंस गए हैं। खेलावन बाबू का सहारा है, बालदेव जी भी हैं, लेकिन कालीचरण का गुस्सा। तो पंचायत का ये फैसला है कि महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दें और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों पर नज़र रखें। पंचायत के सभी पंच एक स्वर में कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। जोत खीजी भी हाथ उठाते हैं और बालदेव जी भी। ये तो न्याय की बात है, इसमें डिफट करना अच्छा नहीं। सहदेव मिसर के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठा का टीप है, यदि उसे भरकर नालिश कर दें तब? महंगू दास गिड़गिड़ा कर कहता है। सहदेव मिसर जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे, वो 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते। चरखा सेंटर खुल गया है, अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं।
चरखा मास्टर और करघा मास्टर, एक मास्टरनी भी आई हैं औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतों से कहती हैं, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर झूले हाथी। बलदेव जी की जगह अब बौन दास आया है। यही पुरैनिया सभा में रजन्नर बाबू के सामने भाषण देता था। बालदेव जी को पुर्जी पाटने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए पब्लिक का काम करने के लिए बौनदास को यहाँ भेजा गया है। बड़ा बहादुर है बौनदास। कहते हैं जब 42 के मोमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बौनदास एक मिलिट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी के हाथा में झंडा फहरा दिया। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मसक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं, यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान मलेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिवाजी, महाराणा प्रताप। बौद्धिक क्लास सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है। बुद्धू क्लास वासुदेव ही नहीं, काली टोपी वाले बहुत जवान भी बुद्ध क्लास ही कहते हैं। लाठी, भाला और तलवार हाथ में लेते ही खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। उस दिन हरगौरी कह रहा था, संयोजक जी, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं आता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। संयोजक जी जरा दूर हट गए थे, नहीं तो हरगौरी ने इस तरह तलवार चलाई थी कि संयोजक जी की गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती। आर्याव्रत, मेरीगंज का ही नाम अब शायद आर्याव्रत हो गया है, लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं। गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण है। छोटा नेता वासुदेव। वासुदेव सबों को समझाता है, भाई, आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और थोड़ा पीला, ये तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखा सेंटर के लिए अपना गुहाल घर दे दिया है, खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे सारी जिंदगी तो झूठ बेईमानी करते गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी करना चाहिए। तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं, चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं, देखा नहीं? शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया है और तहसीलदार साहब ने तुरंत मंधाता अर्थात तंबाकू की एक किस्म, तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। खड़खड़ करता नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है। पार्टी में एक भी धनी आदमी नहीं है। मठ की कोठारन कब तक पार्टी चलाएगी? दफ़ा 40 की नोटिस आई है। जिला कांग्रेस के मंत्री जी ने नोटिस भेज दिया है। सोशलिस्ट पार्टी तो जोर ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री जी ने दफ़ा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बालदेव जी हाट में नोटिस बांट रहे हैं। दफ़ा 40 कानून पास हो गया। अधिया बटैया धारी करने वाले किसान अपनी ज़मीन नकदी करा लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। नया कानून पास हो गया। हिंसावाद करने की ज़रूरत नहीं। पुरानिया कचहरी में दफ़ा 40 का हाकिम आ गया है, दरखास्त दे दो, बस ज़मीन नकदी हो जाएगी। वाजिब बात कहते हैं बालदेव जी। यदि बिना तूल फजूल किए ही ज़मीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस का राज है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब एक बात है, इस तरह छिटपुट होकर रहने से कांग्रेस के मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबों को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या है लाज। गलती तो पब्लिक की ही है, कोई कांग्रेस में तो कोई सोशलिस्ट में तो कोई काली टोपी में। इस तरह तितर बितर रहने से पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो सकती। बालदेव जी ठीक कहते हैं। 40 BT एक्ट। सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कॉमरेड कालीचरण को समझाते हैं। 40 BT एक्ट तो कोई नया कानून नहीं, ये तो पुराना कानून है। कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप ही गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों की ज़मीन पर दावा कर दें।
कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे। कानून से क्या होता है? असल चीज़ है साबित करना। सबूत पक्का होना चाहिए। गवाहों के इजहार में जरा भी टेढ़ पेढ़ नहीं हो। यह तो तभी हो सकता है जब सभी गरीब एक झंडे के नीचे एक पार्टी में एक सूत्र में बंध जाएं। तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं, बस उन्हीं की ज़मीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिएगा कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिसबाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के इस अंक में चिनगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है। ज़्यादा कॉपी ले आइए इस बार। दफ़ा 40 आधी और बटैयादारी करने वालों को ज़मीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी रहे तो उससे हाथी निकल कर जा सकता है। जितने दफ़ा 40 के हाकिम नियुक्त हुए हैं सभी या तो ज़मींदार अथवा बड़े बड़े किसानों के बेटे हैं। उनसे गरीबों की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से भी बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि ज़मींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका आधीदारों को विश्वास दिलाता है। कहना वाजिब है, बात वाजिब नहीं, ये बात का बतंगड़ है। जोत खोजी सभी बात में मीन मेख निकालते हैं। दो भैंसे की लड़ाई में दूब के सिर आफत। कांग्रेस और सुशलिग अपने में लड़ रहा है। दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहता है। चक्की के दो पार्ट में गरीब लोग ही पीसे जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता है। जब दो दलों में मुकाबला और हिड़िस अर्थात प्रतियोगिता होता है तो फायदा पब्लिक को ही होता है। चलित्तर कर्मकार आया है। क्रांति चलित्तर कर्मकार जाति का कमार है और घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मिलिट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे सबों के नाक कान काट लिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं। कितने सीआईडी को जान से ख़त्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर काँपते थे। जो ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सीसी सटक। दीजिए चंदा, 50 नहीं 500 से कम एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं है। चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं है। नहीं। ठाएं ठाएं। 10 खूनी केस उसके ऊपर था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हार कर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। क्रांति चलित्तर कर्मकार कालीचरण के यहाँ आया है। बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है, तब तो जरूर बम पिस्तौल की ट्रेनिंग देने ही आया है। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी? हाथी के आगे पिद्दी। चरखा, करघा, लाठी, भाला और बम पिस्तौल, 3 ट्रेनी। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले भाग 3 में।